गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hey everyone, this is Rohit back with the next part for chapter number 1 of your class 11th commerce. OCM के chapter 1 के first video में हमने discuss किया briefly. End की बात करूँ तो we discussed the difference between economic and non-economic activity. उसके बाद economic activity के classifications हमने देखे, तो हमें 3 classification मिले थे. Namely first कौन सा था? Business, second is profession and third is employment. ये 3 क्लासिफिकेशन के फर्स्ट क्लासिफिकेशन का हमने मीनिंग और डेफिनेशन क्लियर किया. मीनिंग में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था, दैट इज द वर्ड बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड व्हिच इज बिजी. सो किसी भी एक्टिविटी में इंडल्ज्ड रहना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना बिजनेस के साथ रिलेट करता है. लेकिन अगर डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे? सो व्हेन इट कम्स टू द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज एनी legal economic activity done with the motive of earning money. इस तरीके से हम बिजनेस को डिफाइन करेंगे. So we are clear with the classification of economic activity, जिसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन बिजनेस, उसका मीनिंग हमें क्लियर है, उसके डेफिनेशन 1 मार्क के लिए अगर पूछी जाए तो वो भी हमें आनी चाहिए. Now we will skip through the main topic which is the characteristics of business. इस वीडियो लेक्चर में we will be discussing the first three characteristics of business और उसको completely clear करने की हम पूरी ट्राई करेंगे. जो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है, it is very important to learn according to the language of the textbook, but definitely you can change it according to your convenience. So when I write the notes on the board, it is done with the purpose and keeping in mind कि आप सबका लेवल में ध्यान में रख के, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रख के थोड़ी सी नोट्स को इजी करने की ट्राई करता हूं. सो द नोट्स दैट आई हैव रिटन कीप्स द टेक्स्ट बुक इन माइंड एंड आल्सो ट्राइज टू मेक इट इजी टू लर्न. थोड़ी लैंग्वेज को वो इजी करने की ट्राई किया मैंने. जो भी नोट्स बोर्ड पे लिखी जाती है, ऑब्वियसली यू विल गेट द कॉपी, सॉफ्ट कॉपी नोट्स की फॉर्म में आपको मिल जाएगी. वो आपको लिखनी है. बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो सिर्फ अभी वीडियो में समझने के लिए. So there is nothing to worry about कि सर लिखे कैसे, इतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है. We will sort it out. आपको नोट्स भेजी जाएगी and you will have to refer the notes once you are done with the video lecture. अभी वीडियो में आपको एक ही चीज पे ध्यान देना है, which is the explanation. सिर्फ सुनना है और समझना है. उसके बाद लर्निंग वाले पार्ट के लिए you have the notes that will be sent to you by the respective subject teachers. And also one of the queries that you faced recently by many students was that if you have been provided 1 hour slot, जैसे मेरा लेक्चर अगर 8 to 9 है, मैंने 20 मिनट्स का लेक्चर भेजा है, तो बाकी का टाइम क्या करे उस 1 आवर में? वो 1 आवर का टाइम और 20 मिनट्स का लेक्चर इसीलिए भेजा जाता है so that children you can refer the video at least twice. एक ही बार देखने से वीडियो समझ नहीं आ रहा है, आप 2 बार देखो तो 40 मिनट्स आपके कवर हुए. चलो एक बार में समझ में आ गया तो बाकी टाइम में क्या करना है आपको? यू नीड टू रेफर, यू नीड टू फाइंड आउट कि क्या इंपॉर्टेंट बोला गया है, उसको समझने की ट्राई करनी है, उसको रिवाइज करना है. सो 1 आवर में आपको पूरा यूटिलाइजेशन कर लेना है उस 20 मिनट्स के वीडियो का. एंड इफ पॉसिबल हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग नोट्स, रनिंग नोट्स. रनिंग नोट्स का मतलब जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आपको लगता है कि मैंने ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट फॉर एन एग्जांपल समझा रहा हूं और उसमें आपको एक वर्ड कीवर्ड मिला, नोट करो. तो जब वीडियो देखते हो, कीप अ नोटबुक एंड अ पेन और अ पेंसिल इज अपर योर कन्वीनियंस विथ यू, और उस बुक में रनिंग नोट्स आप लिखने की हैबिट रखो. ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू प्रिपेयर बेटर फॉर श्योर.
So writing notes is very important for two subjects especially, which is OCM and economics. थियरी सब्जेक्ट में नोट्स बना के पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस. सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे आज. 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इस पार्ट में डिस्कस करेंगे. ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, exchange of goods and services, and the third one is risk and uncertainty. 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. टेक्स्ट बुक 2 मिनट साइड पर रख देते हैं. सिर्फ बहुत लॉजिकली प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर आपके फादर कुछ बिजनेस करते हैं तो फादर बिजनेस क्यों कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? इज इट फॉर सोशल वेलफेयर? Is it is it like it's his hobby? नहीं, ठीक है. It would be very silly of us कि मैं ये बोलूं कि कोई अपनी हॉबी के हिसाब से कर रहा है या सोशल सर्विस के लिए बिजनेस कर रहा है. तो बिजनेस किसी भी तरीके का हो, उसका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? प्रॉफिट. तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है. बिजनेस क्यों किया जाता है? तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है. प्रॉफिट कैसे अर्न करना है और प्रॉफिट को डिफाइन करना है, तो प्रॉफिट को डिफाइन कैसे करेंगे वो इस थियरी से क्लियर होगा. So the first point is the basic objective of economic activity is to earn profit. हमने क्या देखा? बिजनेस किसका पार्ट आता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट आता है. तो अगर बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या देखा? एनी एक्टिविटी विच इज डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. कि कोई भी काम जो आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हो उसको क्या बोला जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी. और बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब बिजनेस भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाएगा. सिंपल. सो किसी भी तरीके का बिजनेस हो, किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, उसका पर्पस क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टू अर्न प्रॉफिट. प्रॉफिट की जरूरत क्यों है? व्हाई डू वी नीड प्रॉफिट? टू मेंटेन कंटिन्यूएंसी इन द बिजनेस. बिजनेस को मुझे कंटिन्यूएशन में रखना है तो मुझे क्या चाहिए? पैसे चाहिए. पैसे मतलब क्या? प्रॉफिट चाहिए. जब तक प्रॉफिट होता जाएगा मेरा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा. So profit is needed to continue the business, to make it in a continuous flow. हर साल चलता जाए. मुझे अगर इस साल प्रॉफिट में इस साल रन करूंगा तो नेक्स्ट ईयर बिजनेस को वापस रन कर पाऊंगा. जैसे अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको कुछ इनपुट्स चाहिए. कार तब बनेगी जब मैं ये इनपुट्स खरीदूंगा, और ये इनपुट्स खरीदने के लिए मुझे क्या चाहिए? मनी. तो ये मनी कहां से आएगा मेरे पास? इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. मान लेते हैं इस साल मैंने अपने पैसे इन्वेस्टमेंट किया, इनपुट्स खरीदे, कार बनाई, कार सेल किए, और कार सेल करके मैंने अर्न किया प्रॉफिट. अब ये प्रॉफिट क्या करूंगा? ये प्रॉफिट जो रुपीस के फॉर्म में मुझे मिला, मैं उसको वापस से नेक्स्ट ईयर के इनपुट्स बाय करने के लिए यूज करूंगा. तो अगर ये प्रॉफिट ही नहीं होता तो मैं नेक्स्ट ईयर के इनपुट्स बाय कर पाता? नहीं. तो क्या मेरा बिजनेस कंटिन्यू हो पाता? पॉसिबल नहीं. सो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रॉफिट क्यों चाहिए? व्हाई इज प्रॉफिट नीडेड? टू मेक द बिजनेस एक्टिविटी इन अ कंटिन्यूअस फ्लो. टू कंटिन्यू विद द बिजनेस वी नीड प्रॉफिट. थर्ड, प्रॉफिट है क्या? अगर मैं आपको बोलूं डिफाइन प्रॉफिट, तो आप प्रॉफिट को डिफाइन कैसे करोगे? थोड़ा मैथमेटिक्स याद करेंगे. कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस से पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हो 10th स्टैंडर्ड तक. तो उसमें से कुछ वर्ड आएंगे, सिर्फ एक ही वर्ड पढ़ना है, विच इज कॉस्ट प्राइस. गुड्स आर सोल्ड एट अ प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस. अगर मैं एक चीज 10 रुपए में बनाता हूं तो वो क्या होगी? मेरी कॉस्ट प्राइस. तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या होती है? हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा. मतलब मान लो मैं 10 रुपए की चीज 12 में सेल कर रहा हूं तो 2 रुपए क्या हो गया? प्रॉफिट. सो प्रॉफिट को डिफाइन कैसे करेंगे? गुड्स आर सोल्ड एट अ प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस. मैं जितने में गुड्स बनाता हूं उससे थोड़ा ज्यादा पैसे में मैं सेल करूंगा, और वही जो डिफरेंस आता है वो मेरा प्रॉफिट है. सो द गुड्स आर सोल्ड एट अ हायर प्राइस देन द कॉस्ट प्राइस, एंड दिस इज नोन एज प्रॉफिट. सिंपल. ये पॉइंट को ध्यान से देखिए. ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. जैसे मैं स्टेटमेंट आपको बोल दूं, प्रॉफिट इज द बैरोमीटर ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेन. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क में भी आ सकता है. बैरोमीटर का मतलब क्या होता है? ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है मेजरमेंट का. ठीक है. जैसे
वेइंग स्केल होती है वजन मेजर करने के लिए, वैसे कुछ चीजें मेजर करने के लिए वी हैव बैरोमीटर। जैसे थर्मोमीटर है टू मेजर द टेम्परेचर, उसी तरीके से बैरोमीटर एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो प्रॉफिट को बैरोमीटर बिजनेस के लिए क्यों बोला गया है? क्योंकि प्रॉफिट अगर अर्न हो रहा है तो मैं बोल सकता हूं बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इससे होता क्या है, इट बिकम्स अ मेजरमेंट टूल फॉर द बिजनेस। जैसे इस साल मैंने प्रॉफिट अर्न किया और कोई मुझे पूछे भाई व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ योर बिजनेस, तो मैं बोल सकता हूं माय बिजनेस इज एफिशिएंट इनफ बिकॉज मैंने प्रॉफिट अर्न किया है। लेकिन मैं बिजनेस में प्रॉफिट अर्न ना करूं तो क्या मेरा बिजनेस एफिशिएंट है? नहीं। क्या मैं रेगुलरली प्रॉफिट नहीं कर रहा हूं तो क्या मेरा बिजनेस एफिशिएंट है? नहीं। सो बिजनेस एफिशिएंट है या एफिशिएंट नहीं है कैसे पता चलेगा? बाय मेजरिंग द प्रॉफिट। प्रॉफिट के बिना पता चल ही नहीं सकता है। Thereby I can say that profit is the barometer of business. बिजनेस की एफिशिएंसी कहां से पता चलेगी? प्रॉफिट से। Thereby the last point is the efficiency of business is measured on the basis of what? On the basis of profit. I hope you are clear with the first point, which is objective of profit. Moving further to the second point, exchange of goods and services. यहां पे हमने देखा प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुड्स एंड सर्विसेज सेल तो करने पड़ेंगे। सेल करूंगा तो पैसे आएंगे, तो प्रॉफिट इनकम जनरेट होगी। सेकंड पॉइंट इससे रिलेट करता है कि भाई बिजनेस हमेशा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेट करेगा ही। शो मी एनी बिजनेस दैट नीदर सेल्स गुड्स नॉट प्रोवाइड सर्विसेज बट स्टिल अर्न्स प्रॉफिट। ना तो वो बिजनेस गुड्स सेल करता है, ना तो सर्विसेज से देता है, फिर भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इनकम जनरेट होगी। ऐसा कोई भी बिजनेस आप बता देंगे? पॉसिबल ही। सो exchange of goods and services take place and it is very necessary for earning profit. So the first point is exchange of goods take place where goods are sold either by manufacturing or by purchasing. अब बिजनेस के पास दो ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन कि मान लो कि लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट आई मैन्युफैक्चर स्टेपलर, मुझे स्टेपलर सेल करना है और इस यही मेरा बिजनेस है, स्टेपलर सेल करना। अब इससे मेरे पास दो ऑप्शन बचता है, या तो ये स्टेपलर मैं खुद बनाऊं, मतलब या तो मैं मैन्युफैक्चर करूं फिर सेल कर दूं, या तो मैं इसको मैन्युफैक्चर ना करूं, ऑलरेडी कोई बना रहा होगा मार्केट में, मैं उससे बाय कर दूं, मतलब परचेज कर दूं और फिर सेल कर दूं। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस बाय टू वेज, ईदर बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग इट और बाय परचेजिंग इट एंड सेलिंग इट। ये दो ऑप्शंस अवेलेबल है। सेकेंड पॉइंट इज गुड्स आर एक्सचेंज इन टेंजिबल फॉर्म एंड सर्विसेज इन इनटेंजिबल फॉर्म। अब ये वर्ड का थोड़ा पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं। टेंजिबल मतलब क्या? एनीथिंग दैट यू कैन सी, एनीथिंग यू कैन टच इज टेंजिबल। कोई भी चीज आपको दिखती है, आप टच कर सकते हो, वो टेंजिबल बोला जाएगा। और कोई भी चीज जो आपको फील हो सकती है, देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, वो इनटेंजिबल होती है। गुड्स का नेचर कैसा होता है? टेंजिबल। स्टेपलर आपको दिख रहा है, मैंने पकड़ा हुआ है, आई कैन टच इट, आई कैन सी इट, देयरबाय ये कैसा है? टेंजिबल है। तो टेंजिबल है तो ये क्या है? गुड्स है कि सर्विस है? गुड्स। दूसरा, मैं अभी बोल रहा हूं तो टीचर तो दिख रहे हैं, पर क्या मेरी टीचिंग दिख रही है? नहीं। तो टीचिंग क्या आता है? गुड्स होंगे या सर्विस? सर्विस। क्यों? इनटेंजिबल है, देख नहीं सकते हो, फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, उससे बेनिफिट्स ले सकते हो, बट सर्विसेज कभी भी टच नहीं कर पाओगे। एंड देयरबाय जब गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज होते हैं तो गुड्स कौन से फॉर्म में एक्सचेंज होंगे? टेंजिबल फॉर्म में, जो आप देख पाओगे, टच कर पाओगे। और सर्विसेज कौन से फॉर्म में एक्सचेंज होगी? इनटेंजिबल फॉर्म में, जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, फील कर सकते हो, पर टच नहीं कर पाओगे। टेंजिबल गुड्स के एग्जांपल अगर मैं लूं तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक कंपनी अगर कार मैन्युफैक्चर कर रही है तो कार क्या है? गुड्स या सर्विस है? कैसे पता चलेगा गुड्स या सर्विस है? तो पहले देखो इंटेंजिबल है टेंजिबल है। तो देखते हैं कार, कैन यू टच अ कार? डेफिनेटली यस, ऑब्वियसली। सो वो क्या है? टेंजिबल। तो टेंजिबल है तो क्या होंगे? गुड्स होंगे या सर्विस होंगे? गुड्स होंगे। तो a car manufacturing company is an example that sells tangible goods. Exchange of goods takes place which is tangible. सर्विसेज का एग्जांपल ले तो एक इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी। इलेक्ट्रिसिटी तो आप देख नहीं सकते हो ना, आप बल्ब
लाइट होता हुआ देख सकते हो, आप फैन चलता हुआ देख सकते हो, लेकिन क्या इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हो? नहीं। तो वो क्या है? सर्विस। क्यों? बिकॉज intangible. So exchange of goods and service, goods in the form of tangible and services in intangible form. Third is risk and uncertainty. हमने देखा प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है, प्रॉफिट के लिए या तो हम गुड सेल करेंगे या तो सर्विस सेल करेंगे और उसी से हम पैसे अर्न करने की ट्राई करेंगे। लेकिन देयर आर मेनी थिंग्स दैट क्रिएट्स अ थ्रेट फॉर द बिजनेस। थ्रेट मतलब रिस्क। हमेशा कुछ रिस्क रहता है बिजनेस के लिए। रिस्क किन फॉर्म में हो सकता है? मान लेते हैं कि मैं अपना बिजनेस अच्छे खासे तरीके से रन कर रहा हूं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब 4th ईयर में अर्थक्वेक आ जाता है, मेरी पूरी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई। तो क्या मुझे पता था कि मेरे बिजनेस 3 साल अच्छे से काम करने के बाद 4th ईयर में जब एंटर करेगी तब अर्थक्वेक आएगा और मैं पूरी तरीके से अपनी इंडस्ट्री खो बैठूंगा? नहीं। सो अर्थक्वेक बिकम्स अ नेचुरल रिस्क। नेचुरल क्यों? हमारा कोई रोल नहीं है, मेरी वजह से तो हुआ नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स की वजह से हुआ नहीं, गवर्नमेंट की वजह से हुआ नहीं। सो अर्थक्वेक क्या बन जाता है? एक नेचुरल रिस्क बन जाता है। दूसरे एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? सुनामी हो सकता है, फ्लड्स हो सकते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक एज आई सेड, ये सारे कुछ नेचुरल रिस्क है जिसकी वजह से बिजनेस पे डेफिनेटली असर पड़ेगा। ये तो हो गए नेचुरल रिस्क। कुछ ऐसे रिस्क भी होते हैं जो हमारी वजह से ही क्रिएट होते हैं, जिसको बोला जाएगा मैन मेड रिस्क। मैन मेड रिस्क का मतलब क्या? नाम से ही पता चल रहा है, दीज रिस्क आर क्रिएटेड बाय मैन। हम खुद ही ये रिस्क जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल, रॉबरी। मेरे बिजनेस में चोरी हो गई, किसने चोरी की? ह्यूमंस ने की है, किसी ना किसी ने, तो वो खुद जनरेट किए हुए रिस्क। इसके सिवाय दूसरे एग्जांपल्स उसके हो सकते हैं स्ट्राइक। एम्प्लॉय स्ट्राइक पे उतर जाए, काम करने से मना कर दे तो काम नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल नहीं कर पाऊंगा, सेल नहीं कर पाऊंगा तो इनकम नहीं होगी। सो एम्प्लॉयज की स्ट्राइक हो गई, एक्सीडेंट हो गया, फायर हो गई, राइट्स। राइट्स मतलब दंगे। दो रिलीजियस ग्रुप्स अगर लड़ते हैं, फाइट कर रहे हैं तो उसको राइट्स बोला जाता है। राइट्स, रॉबरी एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन man-made risks. Natural risk include tsunami, floods, earthquake, etc. जो हमारे कंट्रोल में नहीं है पर बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। All these risks affect the income of the business. सुनामी आ जाए, earthquake आए, floods आए, robbery हो जाए, strike हो, riots, fire, accident, किसी भी तरीके का रिस्क हो, उससे क्या अफेक्ट क्या होगा? बिजनेस की इनकम रुक जाएगी या तो कम हो जाएगी। Thereby, all these types of risks affect the income of the business. Returns become uncertain. मैंने जितना भी, मैंने पूरा साल मेहनत किया, मैंने सारे इनपुट्स खरीदे, मशीन्स खरीदी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, पर जब प्रोडक्शन करने का टाइम आता है तब मेरे एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी, तो क्या रिटर्न्स गारंटीड है? नहीं। ऐसे रिस्क की वजह से मेरे रिटर्न्स, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके अगेंस्ट जो रिटर्न मुझे मिलना चाहिए था वो ना मिलने के चांसेस भी रहते हैं बिकॉज ऑफ दीज रिस्क्स। सो रिटर्न्स बिकम अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। देयर आर चांसेस ऑफ लॉस। हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा? बिजनेस क्यों किया जाता है? प्रॉफिट के लिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद भी ऐसे रिस्क की वजह से देयर आर चांसेस कि कभी कभी बिजनेस लॉस भी करे। प्रॉफिट तो छोड़ो, लॉस करेगा बिकॉज ऑफ दीज रिस्क। Even when the objective of business is profit, कि भले ही प्रॉफिट हमारा ऑब्जेक्टिव है पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट सेट करने से रिस्क का थ्रेट तो कम नहीं हो जाएगा। अर्थक्वेक से जो डिस्ट्रक्शन हुआ, रॉबरी से जो नुकसान हुआ वो तो होना ही है, तो हो सकता है प्रॉफिट उस टाइम ना होके लॉस भी बेयर करना पड़े। सो द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑलवेज प्रिवेल्स इन बिजनेस एंड thereby it affects the income of the business, profit of the business. Returns become uncertain and there are chances the business, even after having the objective of profit, might earn loss also. So this lecture has covered 3 main objectives of profit, exchange of goods and service, and risk and uncertainty, which are characteristics of business which is economic activity. तो 3 characteristics हमने cover कर लिए हैं इसमें। I hope you are clear with it. Do not bother, I am repeating myself, starting में बताया था, वापस बताता हूँ। Do not bother about कि सर नोट्स कैसे लिखे, वो मेरी टेंशन है, टीचर्स की टेंशन है। We will provide you the notes, you just be completely free from that tension of notes. नोट्स की आपको टेंशन नहीं लेनी है, रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक नहीं है।
सर टेक्स्ट बुक कहाँ से ले, सर टेक्स्ट बुक कौन सी है, सर सब्जेक्ट्स की लिस्ट चाहिए। यू हैव 7 सब्जेक्ट्स, वो इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बता दिया है। सब्जेक्ट्स कौन से वो तो आपको क्लियर होगा, तो मैं वो वापस नहीं बताऊंगा। मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो ओसीएम और इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक मैं आपको पीडीएफ देने की ट्राई करूंगा। इफ नॉट पीडीएफ देन देयर इज नो नीड ऑफ टेक्स्ट बुक, मेरी नोट्स रेफर करो। इकोनॉमिक्स और ओसीएम में माई नोट्स इज इनफ। If you read my notes, if you write my notes, learn the notes that I provide to you, and also understand the explanation that is delivered through the online lectures, it is more than enough. It will suffice. जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। टेक्स्ट बुक नहीं भी होती है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। So stop bothering about your textbook. You can definitely refer the notes. Feel free about it. Feel free to contact me anytime through WhatsApp or call or anything. Drop a message. Do anything, but do clear your doubts whenever you have such. Don't wait for the doubts to be cleared. डाउट को रखे बैठोगे तो वो और बढ़ेंगे और दूसरे टॉपिक्स और ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेंगे। जब डाउट आता है क्लास के बाद आप मुझे मैसेज करके कॉल करके पूछ सकते हो। फील फ्री अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड इफ यू वांट टू बाय के सर नहीं ये नोट्स के सिवाय मुझे टेक्स्ट बुक तो चाहिए ही चाहिए है, तो यू हैव इट अवेलेबल इन द मार्केट। आपको स्टेशनरी बुक शॉप में जाकर सिर्फ इतना ही बोलना है कि 11th गुजरात बोर्ड कॉमर्स की टेक्स्ट बुक्स का बंच चाहिए, बस वो दे देगा। उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आपके पूरे सिलेबस में सिर्फ इंग्लिश एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आएगी, बाकी सारी गुजरात स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक्स है तो वो मार्केट में इजीली अवेलेबल रहती है। बट एज आई सेड, इफ यू आर गेटिंग टू मच ऑफ ट्रबल buying these books from the stationaries or bookshops, don't worry about it. We are here to provide you the notes. You can continue reading the notes and also attending the video lectures. Thank you so much everyone for attending the first video lecture and giving such a positive response to our video lectures. We are overwhelmed with the response that we have received. I hope and I know you'll be providing the same support continuously to all the faculty and Morning International School. Thank you so much. Wait for the next lecture. Until that time, continue revising the lecture that we have conducted.